नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी। आप देख रहे हैं आमने सामने। आज इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात उस शख्स से करवा रहा हूं जिसके अंदर बहुआयामी व्यक्तित्व है, बहुत सारी खूबियां हैं तो वे पुलिस के अधिकारी, लेकिन कविताएं करते हैं और बहुत अच्छी कविताएं करते हैं। उसके साथ ही वो संगठन का काम भी देखते हैं। मध्य प्रदेश की पुलिस को सुधारने में लगे हुए हैं। मैं आपको मिलवा रहा हूं मध्य प्रदेश पुलिस के आईपीएस अधिकारी पवन जैन जी से। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है। जब पुलिस की बात चलती है तो एक ऐसा चेहरा सामने आता है कि बड़ा अजीब, और फिर आईपीएस की बात होती है तो लगता है क्या खूंखार टाइप का व्यक्ति। लेकिन जब पवन जैन की बात होती है तो कविताओं वाला पवन जैन दिखाई पड़ता है। फिर वो पवन जैन भी देखें तो जब पवन जैन अध्यक्ष मध्य प्रदेश आईपीएस एसोसिएशन, बड़ा कॉम्बिनेशन अजीब टाइप नहीं लगता? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि पुलिस भी अगर वो वर्दी में ना हो तो एक इंसान ही है, और उसके अंदर भी मानवीय संवेदनाओं के सारे रजकण विद्यमान होते हैं। केवल वर्दी पहनने से ये अंतर नहीं पड़ता कि वो किस सेवा में है। और मैं मानता हूँ कि पुलिस की जो सेवा है वो कठिन तो है जी। लेकिन महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि हम ऐसे समाज की कल्पना नहीं कर सकते। अगर जहाँ भी आपने देखा होगा, इतिहास के पन्ने पलटें, पाटलिपुत्र सबसे बड़ा जो केंद्र था सभ्यता का, जो एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, वो गांव में तब्दील हो जाता है जब वहाँ के राजा, वहाँ के सेनापति अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो मैं मानता हूँ कि पुलिस की ड्यूटी विषम है, पुलिस की ड्यूटी बहुत कठिन है, पुलिस की ड्यूटी बहुत जटिल है, लेकिन समाज के लिए पुलिस उतनी अपरिहार्य और आवश्यक भी है। अमात्य की मौजूदगी बहुत जरूरी हो जाती है पाटलिपुत्र में। निश्चित रूप से अगर बादशाही में कोतवाली है तो वर्तमान में पुलिस है। आप तो बड़े कवि टाइप के लोग हैं। आईपीएस का एसोसिएशन, वो भी अध्यक्ष पवन जैन, तो कैसे चुन लिया आपको लोगों ने? नहीं, ये तो मेरे साथियों का बड़प्पन है। मैं मानता हूँ कि पुलिस जिस दौर में गुजर रही है, पुलिस को जनता के बहुत करीब जाने की ज़रूरत है, और पुलिस में भी संवेदनाएं होती हैं। और हमारी अभी सबसे बड़ी जो ज़रूरत ये है कि लोग हमारी कठिनाइयों को समझें। पुलिस के बारे में माना जाता है कि डिसिप्लिन है, बहुत ज़्यादा आप आक्रामक नहीं हो सकते, बहुत ज़्यादा एक गाइडलाइन बनी, उससे आगे पीछे नहीं हो सकते। फिर एसोसिएशन क्या करती होगी इसमें? नहीं, अनुशासन की बात अपनी है, सेवा शर्तों की बात अलग है, लेकिन हमारी जो अपने अंदर की दोनों चीज़ें हैं, कुछ हमारी ऐसे बात होती हैं जिसमें हमें सरकार के समक्ष रखना होता है, कुछ हमारे साथियों की ऐसी चीज़ें होती हैं जहां उनके साथ कभी किसी कारण से ऐसा कोई अन्याय होता है या उनके साथ में ऐसा कोई बात होती है जिसको हमें गंभीरता से रखना पड़ता है। दूसरा ये है कि हमारे सेवा के कुछ, हमें लगता है कि हमारी सेवा को वो हक है, वो मिलना चाहिए, तो वो भी हम लोग अपनी बात रखते हैं। हमारी जहाँ लगता है कि हमारी अगर ड्यूटी बहुत ज़्यादा विषम है और उसमें हमें लगता है कि जो पूरे देश में आज बात चल रही है, 28 राज्यों में एक सर्वे हुआ, ये बताता है जी कि सामान्यतः पुलिसकर्मी 12 से 14 घंटे काम करते हैं। पुलिस वालों के लिए छुट्टी का कोई दिन नहीं होता, उनका कोई वीकेंड नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस वालों को घर जाने के बाद ड्यूटी पर रिकॉल किया जाता है। पूरी दुनिया में जहाँ पुलिस एक सप्ताह में 40 घंटे 50 घंटे काम करती है, चाहे अमेरिका में हो, चाहे रूस में, चाहे चीन में, चाहे ब्रिटेन में, भारत में पुलिस 80 से 120 घंटे काम करती है एक सप्ताह में। तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं, वो कितने घंटे तक काम कर सकता है, कितने दिनों तक काम कर सकता है। तो मैं मानता हूं कि एसोसिएशन का ये भी फर्ज है कि हम ये देखें कि हमारे लोगों की सिर्फ ड्यूटी हो, उनको साप्ताहिक अवकाश भी मिले। ये बात केवल आईपीएस की नहीं है, पूरी पुलिस की है। बदलाव की मुहिम तो कहीं दिख नहीं रही सर। एसोसिएशन तो लंबे समय से काम कर रहा है ना? नहीं, हम लोगों ने अभी पिछले ही सप्ताह में भारत भवन में पुलिस कला महोत्सव किया था और हमने पूरे प्रदेश में, पूरे 51 जिलों में इस बात पर पेंटिंग, फोटोग्राफी, कविता, शिल्प के माध्यम से हमने लोगों से प्रविष्टियां आमंत्रित की थी कि कर्तव्य पथ पर पुलिस। बहुत सुखद अनुभूति मुझे हुई जब 3000 लोगों ने इसमें भागीदारी की। 70% लोग समाज के थे जिन्होंने पुलिस को दर्शाया कि रेल दुर्घटना में पुलिस कैसे काम करती है, सिंगस्त में पुलिस कैसे काम करती है, रात में ड्यूटी पुलिस कैसे करती है। तो मैं मानता हूं कि हमारे हमदर्द में पूरा समाज मेरे मन में पवन जी बहुत दिन से सवाल आ रहा था, आज आप मिले तो पूछना चाहिए कि जब पुलिस की बात आती है ऐसा लगता है देख करके कि पुलिस बहुत पावरफुल है, बहुत सक्रिय है, सबसे अधिक एक्टिव है और बड़ी ताकत वाली है। लेकिन कई बार जब हम लोग अब देखते हैं कि पुलिस के ऊपर भी आईएएस बैठे हुए हैं, वो चलाते हैं पूरी व्यवस्था को, तो कई बार मन में थोड़ा सा क्षोभ नहीं होता कि पुलिस को थोड़ा स्वतंत्र किया जाना चाहिए? हमारे बीच में एक विरोधाभास हमेशा चलता है। लोग चाहते हैं पुलिस में सुधार हो। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में बहुत महत्वपूर्ण निर्देश दिए, लेकिन अभी तक उनका परिपालन नहीं हुआ। तंत्र में बैठे लोग अपनी पुलिस चाहते हैं, जनता अच्छी पुलिस चाहती है। तो ये जो द्वंद्व है, यही द्वंद्व जो है ना, ये जो द्वंद्व है, मैं मानता हूं कि जिस दिन जनता अपनी बात को मनवाएगी कि उसे अच्छी पुलिस चाहिए, तो मैं मानता हूं कि पुलिस निष्पक्ष भी होगी, पुलिस पारदर्शी भी होगी, पुलिस जवाबदेह भी होगी। जिस तरह न्यायपालिका इस देश में स्वतंत्र है,
क्योंकि जिस परिस्थिति में हम काम करते हैं, मैं मानता हूं कि पुलिस स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, लेकिन जवाबदेह भी होनी चाहिए। नहीं, वही मेरे मन में वही सवाल आ रहा था कि भाई जब तक आपको एक्टिवेशन आपको करना है, न्यायालय में केस आपको ले जाना है, सिक्योरिटी आपको देखना है, फिर आपके ऊपर अगर कोई तंत्र हावी है तो कैसे बेहतर काम हो पाएगा? नहीं, निश्चित रूप से जो पुलिस सुधार के लिए जो अनुशंसाएं हुई हैं, जो सरकार ने कमेटियां बनाई हैं, उस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। पर सर, पुलिस सुधार कमेटी, रुस्तम जी कमेटी का जो कमीशन था कब का रिकमेंड कर चुका है, उसके बाद फिर और कमेटियां बनी, सब कमेटी बनी थी, उसकी रिकमेंडेशन भी आ गई, तो आपका जो स्टेट लेवल का छोड़िए नेशनल लेवल का एसोसिएशन होगा, कुछ रिकमेंडेशन पे पालन नहीं हो पा रहा? नहीं, मैंने कहा ना कि पालन करने के लिए जो चीजें रहती हैं उसमें कहीं ना कहीं मॉडल पुलिस एक्ट केंद्र सरकार ने बनाया, अधिकांश राज्यों ने इस मॉडल पुलिस एक्ट को एक्सेप्ट किया है। और आप ये देखें कि पहले जब अंग्रेज थे तो उन्होंने जहां वो रहते थे वहां उन्होंने शहरी पुलिस व्यवस्था लागू की, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो बम्बई हो, और आज़ाद भारत में सबसे बड़े शहर में पुलिस व्यवस्था लागू हुई दिल्ली में। लेकिन एक चीज़ जो इसकी सबसे बड़ी सकारात्मक है, दो चीज़ें जिनको मैं मानता हूं कि पुलिस की अपरिहार्यता क्यों है। मेरी 29 साल की सेवा है, हर जगह जहां भी हम लोग जाते हैं एक ही बात होती है कि पुलिस थाने खुलने चाहिए, पुलिस चौकियां खुलने चाहिए, पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस के साधनों में वृद्धि होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जहां जहां पुलिस में शहरी पुलिस कमिश्नर व्यवस्था आई है वो आगे बढ़ी है। जिन दो शहरों में आबादी के अनुपात में सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं वो इंदौर और भोपाल जी, और इंदौर भोपाल की जनसंख्या भी उस पूरे मापदंड को पूरा करती है जो पुलिस कमिश्नर होने चाहिए। पर कमिश्नर सिस्टम में देखिए, प्रस्ताव आया 2002 का पड़ा हुआ है, विधानसभा में बहस हो गई, सब कुछ हो गया, तो आखिर कहाँ दिक्कत आ रही है? मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति में कोई कमी रह जाती है, और अभी जनता इतनी जागरूक नहीं है कि वो अच्छी पुलिस के जो अपने सपने को साकार कर पाए। क्योंकि ठीक है, पुलिस दौड़ रही है, चल रही है, बट पुलिस को अगर एक और मजबूत हाथ मिल जाए, मजबूत साथ मिल जाए, शायद मेरे ख्याल से पुलिस ज़्यादा तेज दौड़ सकेगी। मुझे आपकी कविता याद आ रही है कि यूँ तो लोग चल रहे हैं एक पाँव से अभी, पर दूसरा पाँव भी साथ दे तो और बात है। बिल्कुल, मैं मानता हूं कि अगर हमें समाज का सहयोग मिले और अगर व्यवस्था ऐसी हो कि जिसकी जिम्मेदारी है, अधिकार उसी के पास हो, तो और बेहतर ढंग से पुलिस हो सकती है। पवन जी, बिल्कुल बेहतर ढंग की पुलिस हो सकती है, और आप जैसे अध्यक्ष तो मुझे लगता है कि पुलिस की जो सुधार की संभावनाएं बहुत सारी हो सकती हैं। आप एडीजी प्लानिंग, पुलिस की पूरी प्लानिंग, पुलिस का पूरा सुधार, मध्य प्रदेश पुलिस में क्या संभावनाएं, इसके भी आप इस समय मुखिया हैं। इस पर मेरे बहुत सारे सवाल, लेकिन समय हो गया, ब्रेक कर लौटूंगा तो जानूंगा आपसे कि पुलिस में सुधार के लिए क्या करने जा रहे हैं आप। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। मेरे साथ बने हुए हैं मध्य प्रदेश पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन जैन जी। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आमने सामने, हमारे साथ मेहमान है मध्य प्रदेश पुलिस के 1987 बैच के ऑफिसर, मध्य प्रदेश पुलिस ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष और जाने माने कवि पवन जैन जी। पवन जी, अपन जो बात कर रहे थे कि आपने कहा कि तेजी से काम हो सकता है, थोड़ा सा तंत्र में सुधार। चलिए, पुलिस तब सुधरेगी, सरकार जब चाहेगी, रहनुमाओं की आंखें खुलेंगी तो बेहतर होगा कल का दिन। लेकिन आपके पास बड़ा दायित्व है, एडीजी प्लानिंग, यानी मध्य प्रदेश की पुलिस में सुरक्षा, सुधार, संभावना बहुत अच्छा होने की। क्या होने जा रहा है मध्य प्रदेश पुलिस में? देखिए, पिछले 4 साल में जो 2-3 चीजें बहुत मध्य प्रदेश पुलिस के लिए ऐतिहासिक हुई हैं जी। एक तो हमें राज्य योजना के माध्यम से 45 नई योजनाओं को स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है जी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारी योजना है जो 1 नवंबर से हम लोग पूरे प्रदेश में लागू कर रहे हैं। संभवतः मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा। वो डायल 100 योजना के माध्यम से मैं मानता हूं कि हमारी जो शिकायतें हैं, अगर हम मौके पर पहुंचे और उसका तत्काल समाधान हो तो हमारी आधी शिकायतों में कमी आएगी जी। तो डायल 100 के माध्यम से, चाहे आप मुरैना में हो, चाहे बालाघाट में, चाहे आप किसी गांव में हो, चाहे किसी शहर में, आप अगर फ़ोन करेंगे तो 10 मिनट के अंदर शहर में, और जितनी दूरी होगी गांव की उतनी देर में पुलिस वहां पहुंचेगी। 1000 गाड़ियां पूरे 24 घंटे चौराहों पर और उन स्थानों पर रहेंगी जहां से वो पहुंच सकती हैं। तो मैं समझता हूं कि लोगों की शिकायत और उस पर त्वरित कार्रवाई के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। दूसरा, हम लोगों ने 61 शहरों को जोड़ा है सीसीटीवी के माध्यम से। पहले चरण में 11 शहरों में ये कार्रवाई हो रही है जो अगले साल मार्च तक पूरी हो जाएगी। इंदौर में अभी हम लोगों ने प्रयोग के तौर पर रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन की हमने कार्रवाई की और इसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। 15 चौराहों पर वो व्यवस्था लगी है। तो हमें देखने पड़ता है कि इंदौर जैसे शहर में लोग अनुशासन सीख रहे हैं, ट्रैफिक के नियमों के प्रति एक नया रुझान आया है। तो मैंने कहा ना कि हम केवल बल वृद्धि के आधार पर पूरी चीज़ों को नहीं बदल सकते। आज भी मध्य प्रदेश में 1 लाख लोगों पर 114 पुलिसकर्मी हैं। पिछले 5 सालों में 30,000 पुलिस में बल वृद्धि भी हुई है। हमारे नए थानियां चौकी भी खुली हैं, लेकिन इसके आधुनिकीकरण की भी ज़रूरत है।
नहीं, वही उसी पे आ रहा था मैं। आपके बहुत सारे सेक्टर बनते जा रहे हैं। पहले सिर्फ पुलिस का मतलब हम लोग सिर्फ पुलिस समझते थे, फिर पुलिस में एसएफ देखने लगा, फिर अब तो पुलिस में एटीएस और एटीएस हो गई, अलग पुलिस हो गई, आतंकवाद की अलग पुलिस, नक्सल की अलग पुलिस, डकैती की अलग पुलिस, तमाम पुलिस हो गई। तो ये पुलिस जब इतनी सारी हो जाएगी, अगर आधुनिकीकरण नहीं होगा तो कैसे काम होगा? कुछ नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि ये आधुनिकीकरण की योजनाओं में केवल यही नहीं है, हमारे ट्रैफिक के लिए बड़े शहरों में यातायात प्रबंधन की बात हो, जैसे अभी पहली बार सिंगस्त को हमने एक बहुत योजनागत रूप में बिल्कुल, लिया। सिंगस्त बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। सिंगस्त में हम लोगों ने कोशिश की है कि ये सबसे सुरक्षित और सबसे व्यवस्थित सिंगस्त हो। 2016 के लिए हम लोगों ने तैयारी पिछले 4 साल से की है और वहाँ सारी वो व्यवस्थाएं हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये माना जाता है कि दुनिया में इससे बड़े आयोजन कहीं नहीं होते। वहाँ जो 25,000 पुलिसकर्मी होंगे वो आधुनिक संसाधनों से तो लैस होंगे ही होंगे, लेकिन उनमें एक मानवीय पक्ष भी होगा कि वो उस भीड़ के साथ, उस संवेदना के साथ रहें, जो कि बहुत जरूरी है। मतलब पुलिस की आधुनिकता में कवि वाला हृदय दिखाई पड़ेगा। मैं मानता हूं कि हम लोगों की ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति आती है कि हमें महीनों तक लगातार ऐसी ड्यूटी करनी है जो बहुत विषम हो, तो हम उसके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहें। उसके लिए हम अपने पूरे पुलिस बल को तैयार करें। बीच में आपने कुछ प्रयास किया था कि लोगों की योगा सिखाया जाए, वो ताकि वो मनोवैज्ञानिक रूप से ठीक रहें। नहीं, देखिए, योग का तो योग दिवस के बाद से तो सभी विभागों में, पुलिस में भी ये पहल हुई है कि वो परेड तो उनकी होती थी, लेकिन परेड के साथ कई जगह पे पुलिस लाइन में, बटालियन में योगा को भी जोड़ा गया है। और अभी वर्तमान में हमारे जो पुलिस के मुखिया हैं उनका बहुत जोर है कि पुलिस ज़्यादा स्वस्थ रहे। अगर वो स्वस्थ रहेंगे तो अपनी ड्यूटी और अच्छी तरह से कर पाएंगे। और बाकी जो योजनाएं हैं, जिसमें कि विकेंद्रीकरण की योजनाएं भी हैं, पुलिस के तंत्र को आधुनिक करने के साथ साथ मजबूत करने की बात है। हमारे जो एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जो कल्याण का पहलू है, कि पुलिस कर्मियों को अगर आवास अच्छे मिल जाएं, थाने के समीप मिल जाएं, पुलिस लाइन के समीप मिल जाएं, तो उनकी आधी चिंताएं दूर हो जाती हैं। तो सर, ये नक्सलाइट और से भी लगातार हो रहा है, तो कुछ पुलिस में हथियारों का आधुनिकीकरण भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, निश्चित रूप से हम एक चरणबद्ध तरीके से अपने हथियार बदल रहे हैं। अब 303 से हम लोग राइफल जो है वो हमारी बदली है, AK-47 की जहां हमें ज़रूरत है, आधुनिक हथियारों की जहां ज़रूरत है, जहां हमारी दूसरी चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे हम परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में ये हथियार होते हैं। ATS भी हो गई, STF भी हो गई। नहीं, ये सारे चीज़ें आज बहुत ज़रूरी हैं। मध्य प्रदेश भारत का हृदय स्थल है, हृदय प्रदेश भी है, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जो मध्य प्रदेश में विद्यमान नहीं है। लेकिन मुझे ये कहने में भी बड़े गर्व की अनुभूति होती है, चाहे वो नक्सली समस्या हो, चाहे डकैती की समस्या हो, मध्य प्रदेश पुलिस के इतिहास से वर्तमान तक डकैती की समस्या का बखूबी सामना किया है। सबसे बड़ी भारत की समस्या चंबल के बीहड़ों में थी, और आज हम ये कह सकते हैं कि चंबल घाटी अपहरण मुक्त है। लेकिन सर, फिर वो एक नई समस्या सिमी और नक्सल ज्यादा बढ़ गया, डकैती आपने खत्म नहीं, कर ये लेकिन ये भी मानेंगे कि उसके लिए हमने अपने तंत्र को भी मजबूत किया। अगर सिमी का नेटवर्क था, सिमी के लोग थे, तो उन पर कार्रवाई भी हुई। साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो साइबर में कुछ MP पुलिस प्लान कर रही है? नहीं, देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर साइबर मुख्यालय बनाया है जी। हमारे पूरे जोन स्तर तक, जिला मुख्यालय में हमने साइबर के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की है, उनका पूरा काडर बनाया है, उनका एक थाना निर्मित किया गया है, 4 जोनल मुख्यालय पे उनके ट्रेनिंग सेंटर भी हम लोग खोलने जा रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों में जो कहते हैं कि मध्य प्रदेश के जो है महिला अपराध में, पूरी हम लोगों ने मध्य प्रदेश में एक संरचना की है, और ये बहुत बात है कि महिला अपराध यहाँ ज़्यादा होते हैं। कारण हमने ये कहा है कि कोई भी महिला अगर रिपोर्ट करती है तो उसकी रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। और महत्वपूर्ण ये कि जो गंभीर अपराध हुए हैं, पिछले 2 साल में 17 लोगों को फांसी की सजा हुई है। ये वाला विषय में थोड़ा सा उससे पूछना चाहूँगा कि जो विषय की हमारा NCRB की रिपोर्ट आए या कोई रिपोर्ट आए, तो महिला अपराधों में, रेप जैसे मामलों में ऊपर दिखते हैं, एक बड़ा पॉलिटिकल जवाब हो जाता है कि हम FIR दर्ज कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता? नहीं, मैंने कहा ना कि अगर कोई रिपोर्ट न लिखी जाए तो वो आंकड़ों में दर्ज नहीं होती, लेकिन अपराध होता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि हम अपराधियों को, हमारा काम अपराधियों को पकड़ना, उन्हें दंडित करवाने का है। ये इसके साथ सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक तीनों पहलू होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये घटनाएं एकदम से, हम चाहे वो बड़े महानगर हों चाहे शहर हों, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं, और बड़े होने का कारण ये भी कि जागरूकता भी बढ़ी है, आज लोग रिपोर्ट भी करते हैं। एक बड़ा विषय और आ जाता है कि चूंकि प्लानिंग आपके पास है, समन्वय और सुरक्षा, केंद्र से समन्वय, पड़ोसी स्टेट से समन्वय, तमाम जो और संगठन काम कर रहे हैं पुलिस के, उनसे समन्वय, ये कैसे हो पा रहा है? इसमें क्या स्थिति है? इसमें हमारे पुलिस मुख्यालय की और दूसरी जो शाखाएं हैं, विशेषकर इंटेलिजेंस शाखा काम करती है कि वो दूसरे राज्यों से किस तरह समन्वय संपर्क हो। जहाँ तक उन समन्वय के साथ योजनाएं बनाने का काम है, तो अभी हम लोग बालाघाट में एक इंडिया रिजर्व बटालियन हम लोग खोलने जा रहे हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार भी सहयोग कर रहा है। केंद्र सरकार से हमें पिछले 20 सालों में आधुनिकीकरण योजना के तहत बहुत सारे जो राशि मिली, उससे हम लोगों ने थाने के नवीन भवन बनाए,
और अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 2 पुलिस के कामों में बहुत बड़ा योगदान दिया है। एक ये है कि हमारे 10,000 आवास बनकर तैयार हुए हैं और अगले 5 सालों में हम 25,000 आवास और बनाएंगे। तो अगर हमने उनको बेहतर आवास की सुविधा दी तो निश्चित रूप से उनकी चुस्ती फुर्ती पर भी बहुत अंतर आएगा और वो ज़्यादा बेहतर और जिम्मेदारी से काम कर पाएंगे। बिल्कुल सही शायद आपने ही कहा है कि पूरी धरा साथ दे तो कुछ और बात है, पर तू जरा साथ दे तो कुछ और बात है। और इस थोड़े से साथ के लिए शायद आपका जो कवि हृदय है वो ज़्यादा बेहतर कर पाएगा। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, लौटूंगा तो आपसे जानना चाहूंगा कि कविताओं को लेकर आखिर क्या योजना है। पुलिस तो चलती ही रहती है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। मेरे साथ बने हुए मध्य प्रदेश के IPS एसोसिएशन के अध्यक्ष और 1987 बैच के पुलिस ऑफिसर पवन जैन जी। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आमने सामने, हमारे साथ मेहमान है मध्य प्रदेश पुलिस के 1987 बैच के ऑफिसर, मध्य प्रदेश पुलिस ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष और जाने माने कवि पवन जैन जी। पवन जी, पुलिस तो बेहतर आप करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जब लाल किले से कविता पढ़ते आपको हम लोग देखते हैं तो लगता है कि ये पुलिस ऑफिसर नहीं, इसमें तो कुछ और होना चाहिए था। कई बार मन में छटपटाहट नहीं होती कि कहाँ आ गए अपन ये? नहीं, मैं मानता हूँ कि मैं जिस सेवा में भी आया हूँ जी, मुझे लगा कि मैंने उसके दर्द को बहुत करीब से अनुभव किया और मेरी जो पीड़ा है, मैं पूरे पुलिस की पीड़ा पूरे देश में गाता हूँ। और मैं यही कहता हूँ कि हमारे यहाँ ये रिवायत नहीं है कि हमारे सारे तीज त्योहार सब चीज़ निकल जाए, हमारे उत्सव, हमारे सारे आयोजन हो जाएं। कोई थाने में बधाई देने जाता नहीं है, कोई शुक्रिया अदा करने नहीं जाता, लेकिन अगर कोई घटना हो जाती है तो लोग आसमान सर पर उठा लेते हैं। कांटे, पत्थर, नफरत, कुछ गाली, इनसे मेरी हस्ती है, फूल, मोहब्बत, इज्जत, ताली, जाने कैसी बस्ती है। और जो दूसरी पीड़ा मुझे सबसे ज्यादा होती है वो इस बात है कि पुलिस की शहादत पर भी लोगों की आंखें नम नहीं होती। आप तो टेक्निकल पढ़ाई करने के बाद फिर इधर आ गए आप? नहीं, मैं कहीं ना कहीं हिंदी से इस रूप में जुड़ा रहा कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा। मैंने MSc फिजिक्स में की, लेकिन जब मैंने सिविल सेवा दी तो मैंने फिजिक्स को हिंदी में लिखने की कोशिश की। मैं पहला विद्यार्थी था जिसने कि भौतिक शास्त्र के विशुद्ध विज्ञान के विषय को, तकनीकी के विषय को हिंदी माध्यम से लिखा। तो कहीं ना कहीं मेरा हिंदी के साथ वो तारतम्य रहा कि हिंदी के माध्यम से मैं सिविल सेवा में चयनित हुआ। तो मैं बचपन में कवि सम्मेलनों में जाया करता था और उस वक्त के जो बड़े कवि थे उनको बैठकर मैं सुना पड़ता था। मुझे लगा कि वो एक बहुत प्रभावी भूमिका होती थी उनकी, हमारे समाज को उद्वेलित करने में। बहुत सारे अगर एक मन में विचार आता है, उद्वेलित होता है, तो फिर तो आप बहुत सारे सामाजिक सरोकार से जुड़ जाते होंगे अपने आप ही। नहीं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जहाँ भी जिस रूप में भी अगर मैं कहीं किसी की मदद कर सकता हूँ, शायद इसीलिए सरकार ने आपको लंबे समय तक कल्चर डिपार्टमेंट का हेड बना के रखा। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे अपने मन की चीज़ें करने का कुछ मौका मुझे सरकार ने दिया। भारत भवन में और संस्कृति संचालनालय के रूप में मैंने जो काम किया, मैं मानता हूँ कि वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण समय रहा और मैंने जिस जिम्मेदारी के साथ कोशिश की कि भारत भवन की रौनक लौटे, हमारे जो संस्कृति विभाग की जो हमारी छवि पूरे देश में बनी हुई थी उसमें और सुधार हो, और जिस तरह के आयोजन मध्य प्रदेश में होते हैं मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, चाहे वो खजुराहो नृत्य महोत्सव हो, चाहे तानसेन संगीत समारोह हो, चाहे जो पहले हमारी लोक कला आदिवासी अकादमी लोक रंजन जैसे कार्यक्रम करती थी। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर पूरे देश में मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे अभी भी विश्व हिंदी सम्मेलन में जो मध्य प्रदेश में हुआ, भोपाल में ही हुआ, उसमें मध्य प्रदेश का जो सांस्कृतिक प्रदर्शन हुआ वो लोगों के लिए अकल्पनीय था। बहुत अच्छा उसका संयोजन मध्य प्रदेश संस्कृति। और भी सामाजिक सरोकार तो आप करते होंगे ना, थोड़ा सा बता पाएंगे क्या? मैंने यही कोशिश की है कि मैं जहाँ से हूँ, मूलतः मैं राजस्थान के राजाखेड़ा कस्बे से हूँ, तो पिताजी के देहावसान के बाद मैंने सोचा कि उनकी सारी जो संपत्ति है उसको हम लोग एक पब्लिक ट्रस्ट में कन्वर्ट किए हैं और हर साल हम लोग राजाखेड़ा में एक बहुत बड़े चिकित्सा शिविरों का आयोजन करते हैं। अभी हम लोग 14वां चिकित्सा शिविर 17-18 अक्टूबर को कर रहे हैं। अब तक हमने 35,000 लोगों को इस सेवा के माध्यम से लाभ पहुंचाया है। हमने 2,500 लोगों के नेत्र ऑपरेशन किए हैं, 500 लोगों के पोलियो के ऑपरेशन किए हैं, 5-7 हज़ार लोगों को अंधत्व निवारण के लिए हम लोगों ने उनको जो भी साधन है वो मुहैया कराए हैं। और हमारी कोशिश रहती है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जहाँ से भी आप निकले हैं, जिस माटी के प्रति आप पैदा हुए हैं, उसके प्रति आपका फर्ज बनता है। तो अगर हमें थोड़ी सी भी सामर्थ्य है कि हम माटी का थोड़ा कर्ज उतार सकें, तो मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी मातृभूमि जहाँ से मैं हूँ वहाँ के लोगों के बीच में सेवा काम करूँ। हम लोग पूरा परिवार जाके वहाँ पर सेवा यज्ञ में आहुति देते हैं। समाज की ज़रूरतें और माहौल, विशेषकर पुलिस का माहौल, और फिर आपकी आपाधापी और आपके अपने कर्तव्य, इनके बीच में जब परिवार में बैठते होंगे तो परिवार को दिक्कत तो होती होगी। नहीं, मैं मानता हूँ कि मेरी नौकरी ऐसी रही, वर्तमान में तो नहीं, लेकिन जब मैं जिलों में रहा तो
मैं उतना समय शायद नहीं दे पाया, लेकिन मैं उसके लिए बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी जो धर्मपत्नी है बहुत विदुषी हैं, वो भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं और बड़ी साहित्यकार भी हैं, वो रचनाएं लिखती हैं, उनकी भी कविताओं की 2 संग्रह उनके आए हैं। और हम लोग, चूँकि मैं कला संस्कृति से जुड़ा रहा, तो हम सारे लोगों में बहुत है, हम लोग नाटक देखने, कला संस्कृति के प्रोग्राम देखने जाते हैं तो हम लोग साथ ही जाते हैं। तो मैं मानता हूँ कि जितने दूसरे पिता समय देते होंगे अपने बच्चों को, उतना मैं नहीं दे पाया, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ कि उनके साथ भी उतना जुड़ाव रखूं। बेहतर पुलिस वाला भी बेहतर पिता बन सकता है। नहीं, मैं मानता हूँ कि उसमें कहीं कोई जो बेहतर व्यक्ति होगा वो हर रूप में बेहतर काम कर सकता है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं एक बेहतर इंसान के रूप में रहूँ। पर बेहतर इंसान जब लाल किले से पढ़ता है तो लगता है कि एक मतलब ये समझ पाना और पहचान पाना मुश्किल हो जाता है कि कभी पवन जैन पढ़ रहे हैं या आईपीएस पवन जैन पढ़ रहे हैं या एक समाज से वो जुड़ा हुआ व्यक्ति कविता पाठ कर रहा है। मैं ये मानता हूँ कि जिस रूप में भी हूँ, मैं जो भी चीज़ है, जो भी सामायिक संदर्भों में जो मैं अपनी बात समझता हूँ, मैं उसको रखने की कोशिश करता हूँ। मन में छटपटाहट नहीं होती कभी कि ये नौकरी कहाँ आ गई, कब कोई और नौकरी होती तो शायद बेहतर होता? बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि मैंने जहाँ भी काम किया और जिस रूप में भी पुलिस सेवा में किया, मुझे कभी ज्वाइन करने के बाद कोई मलाल नहीं रहा। और मैं हमेशा इस बात को रहेगा कि हमारे थाने में जिस दिन ये भावना आ जाए, हमारे कर्मियों में ये भावना आ जाए कि पुलिस थाना न्याय का पहला मंदिर है, कोई भी आदमी मजबूरी में उस थाने की सीढ़ियाँ चढ़े तो न्याय के पहले मंदिर से निराश नहीं लौटे। और इसी भावना से मैं एक कविता के साथ इस प्रोग्राम का समापन करना चाहूँगा। आपकी कविता। मैं एक छोटा सा दृश्य चित्र आपके बीच रखना चाहता हूँ कि हम लोग जंगल में जाते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं, वहाँ ऐसे दृश्य बहुत आम होते हैं जहाँ नन्हे चीतल को मारकर शेर शावक खा रहे होते हैं। बहुत बढ़िया। और उनकी माँ शेरनी उन्हें दुलारती है, उन्हें चाटती है, लेकिन थोड़ी दूर झाड़ी में खड़ी उस नन्हे चीतल की माँ डरी सहमी अपनी व्यवस्था और बेवसी पर आंसू बहा रही होती है। दोस्तों, ये जंगल है, इस जंगल में एक माँ की चीख दूसरी माँ को सुनाई नहीं देती। हम बस्ती में रहते हैं, शहर गांव कस्बे जहाँ भी रहते हों, अगर हम माँ बहन बेटी और पीड़ित की चीख नहीं सुनेंगे तो हम में और जंगल के जानवर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। हम मानव हैं, हमको माँ की चीख सुनाई दे। हम मानव हैं, हमको माँ की चीख सुनाई दे। फूलों पत्तों में जीवन का रूप दिखाई दे। जंगल में अच्छे लगते हैं जंगल के कानून, इंसानों की बस्ती है कुछ फर्क दिखाई दे। इंसानों की बस्ती है कुछ फर्क दिखाई दे। बेहतरीन, कुछ फर्क दिखाई दे। पवन जी, थैंक यू वेरी मच। कुछ फर्क दिखाई दे। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि पवन जैन आईपीएस के ऊपर पवन जैन कभी हमेशा हावी रहे और कुछ फर्क दिखाई देता रहे। आपने ईटीवी को समय दिया, हमारे साथ बहुत सारी बातें शेयर की, आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। आज की ये मुलाकात बस यहीं तक। अगले प्रोग्राम में आपको किसी नए शख्स से मिलवाऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए ईटीवी न्यूज।